हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। स्वागत है स्टूडेंट आपका अकाउंट्स की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे जब हम अपने डिबेंचर्स को लमसम अमाउंट पर इशू करते हैं या उसको हम इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। आज की क्लास में भी हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का इन कैश कंसीडरेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही देखेंगे। बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब हमने अपने डिबेंचर्स को, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने डिबेंचर्स को अगर वो प्रीमियम के ऊपर इशू करती है तो क्या एंट्री करेगी, कोलेक्टरल सिक्योरिटीज क्या होती है, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू करती है तो उसको जो प्रीमियम की अमाउंट रिसीव होती है उसकी सिक्योरिटीज के ऊपर, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेगी। जो प्रीमियम पर जब अपने डिबेंचर्स को इशू किया जाता तो वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंडर आता है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना सीख लिया था कि जो प्रीमियम पे होती है तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करेंगे कि जो अमाउंट रिसीव हुई है, ठीक है, उसका यूज किस तरीके से किया जाएगा। ओके, एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी। उसके लिए हमें देखना है कि जब हम अमाउंट रिसीव हुई है एज ए प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज, वो कुछ पॉइंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन से पर्पज होते हैं। सबसे पहला पर्पज होता है कि कभी भी हम जो हमें प्रीमियम मिला था उनको बोनस शेयर के रूप में फुली इशू नहीं करेंगे अपने मेंबर्स को, ये रिस्ट्रिक्शन होगी। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन होगी कि कभी भी उससे जितनी भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है उनको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा उस प्रीमियम की अमाउंट से। ओके, और ना ही हम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, कमीशन होता है, डिस्काउंट होता है, और सिक्योरिटीज जो भी हमने सिक्योरिटीज इशू की है या डिवेंचर्स को इशू किया है वो भी प्रीमियम की अमाउंट से राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना ही हम इस अमाउंट से कोई भी अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है हमारे या डिवेंचर है उनको रिडीम करेंगे एट ए प्रीमियम। ठीक है, ना ही यहाँ से कोई भी ओन पर शेयर परचेज किए जाएंगे या ना ही बाई बैक ऑफ शेयरिंग की जाएगी जो प्रीमियम की अमाउंट है उससे। ठीक है, क्योंकि ना तो उनसे कोई भी ओन शेयर खरीदने हैं, ना ही उससे बाई बैक करना है शेयर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होते हैं वो कहां पर डिस्क्लोज होंगे। ओके, इनको बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर। शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स फंड नाम से हेडिंग होगी, उसके अंदर सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट कोलेक्टरल सिक्योरिटीज। कोलेक्टरल सिक्योरिटीज मैंने बताया था, अगर कोई भी कंपनी लोन लेती है या अपने डिबेंचर्स को इश्यू करती है, उनके पास जितने भी डिबेंचर्स है तो वो क्या करती है, उस लोन के बदले में कुछ सिक्योरिटीज देती है एज ए असेट्स। मीन्स जब लोन लिया जाता है तो अपनी असेट्स को मोर्टगेज किया जाता है, मीन्स गिरवी रखा जाता है। ठीक है, तो वो तो होता है प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटीज के ऊपर। ठीक है, अब जब कोई भी सिक्योरिटीज एडिशन में दी जाती है, जब हम कोई भी लोन लेते हैं, ठीक है, या प्राइम या जो प्रिंसिपल सिक्योरिटीज होती हैं वही क्या होती है, हमारी कोलेक्टरल सिक्योरिटीज कहलाती है। ठीक है, जब हम सिक्योरिटीज को एडिशन में देते हैं, किसको, प्राइम या प्रिंसिपल सिक्योरिटीज को, तो वो टर्म होती है हमारी कोलेक्टरल सिक्योरिटीज। ठीक है, कोलेक्टरल सिक्योरिटीज उसी टाइम पर इश्यू होंगी जब हमें जितनी भी लेंडर को जितनी अमाउंट उसको चाहिए थी, वो जितनी ड्यू अमाउंट थी वो उसको रिसीव ना हो, तो उनको रिकवरी करने के लिए ही वो प्रिंसिपल सिक्योरिटीज को
रिलीज करेगा। बैलेंस शीट में हम कहां पर दिखाएंगे इसको कहां पर इसकी एंट्री की जाएगी, कहां पर इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। सो हमें पता होता है कि जो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज होती हैं वो लोन के टाइम पर अराइजेस होती हैं, तो ये कंपनी के ऊपर लोन होगा। सो जब डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज, तो इनको नोट टू द अकाउंट इन विच द लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर इज सोन, कि जहां पर डिबेंचर अकाउंट को हमने डाला हुआ है उसी टाइम पर हम एज ए लोन इसको दिखा देंगे, शो कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमने कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज के रूप में इशू किया है अपने डिबेंचर्स को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 टाइप में किया जाएगा, 2 मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड देखो कि फर्स्टली तो हम ना जो डिबेंचर्स को इशू किया है उसकी किसी भी अकाउंट के अंदर, बुक ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री नहीं की जाएगी जिस टाइम पर हमने उसको इशू किया है। इशू टाइम पर कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, बट इसको हम डिस्क्लोज करके चलेंगे बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सिक्योर्ड लोन नाम से हेडिंग होगी आपकी, उसके अंदर हम कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज को शो करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड हो जाएगा कि जो हम इसकी एंट्री करेंगे बुक के अंदर, तो बुक के अंदर एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, जितने परसेंटेज के डिबेंचर्स थे। ठीक है, क्या होगा, डेबिट कर देंगे हम डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट को 2 डिबेंचर जितने परसेंट के थे हमारे। ओके, ये 2 मेथड होंगे इश्यू करने के टाइम पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। या तो हम बैलेंस शीट में इसको खाली शो करके चलेंगे या फिर इसके लिए ये एंट्री की जाएगी। फिर उसके बाद आता है इफ बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, अगर भाई जिसने उधार लिया था वो रिपेमेंट नहीं करता, हमारे लोन को पे नहीं करता, तो उस केस में क्या क्या एंट्री की जाएगी, जो उसने अपनी मॉर्गेज एज ए जो कोलेक्टर सिक्योरिटीज लोन के ऊपर रखी थी उसको बेच देगा, है ना भाई। और क्या करेगी कंपनी, उसको टाइम पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो लोन नहीं मिलेगा, तो वो उसकी जितनी भी एसेट उसने गिरवी रखी थी उसको सेल आउट कर दिया जाता है। सो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सेकंड हो जाएगी कि जितने का लोन था प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट कर देंगे दोनों को 2% ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पर देखो लोन की जितनी अमाउंट थी जितना इंटरेस्ट था, जिस डेट तक उसने पे नहीं किया उस डेट तक हम इंटरेस्ट लगा देंगे, ऐड कर देंगे उसको 2% ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां पर प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है जितना, वो दोनों ऐड होके हम अमाउंट लिख देंगे। ये हो जाएंगी दोनों एंट्री जब वो रिपेमेंट नहीं कर पाता बोरोवर। ओके, फिर उसके बाद एक पॉइंट आता ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई कंपनी की ने ना एप्लीकेशन भेजी थी 100 के लिए, आ जाती है कितने के लिए, 120 के लिए। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी कि उसके पास जितनी एप्लीकेशन, जितने उसने भेजे थे एप्लीकेशन उससे ज्यादा की रिसीव होती है। ठीक है, जितने शेयर इश्यू किए थे 100 के, एप्लीकेशन मिल गई 120 की, तो इस कंडीशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन वेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर डिवेंचर इज मोर देन द नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड। ओके, अब इस केस में ना कंपनी क्या करती है, 3 टाइप की अलॉटमेंट करके चलती है। कंपनी के पास ना 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो क्या होता है कि जितने की एक्सेस ये +20 की आई थी ना, इनको कंपनी रिजेक्ट कर देगी। दूसरा पार्टली देगी जिसको हम प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं, या इन दोनों में से कोई भी अल्टरनेट का कॉम्बिनेशन ले लेगी। भाई कुछ स्केल को तो रिजेक्ट कर देगी, कुछ को वो प्रोराटा बेस ले लेगी। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, और जब कंपनी क्या करती है ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर उसको जितनी अमाउंट रिसीव हो जाती है ना एक्सेस, उस टाइम पर तो क्या करेगी, प्रोराटा अलॉटमेंट ही कर देगी। ठीक है, रिस्पेक्टिव कॉल्स वगैरह जो अलॉटमेंट है वो सारे के सारे प्रोराटा कॉल कर देगी। उसके बाद जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया था, मींस उनकी अमाउंट उसको मिल गई थी और उनको रिजेक्शन में डाल दिया था, तो जिनको अलॉट नहीं कर पाई कंपनी, तो उनको उनका एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसको रिफंड कर देगी, वापस कर देंगे पैसे। ठीक है, यही तो रूल होता है। ओके,
देन उसके बाद आता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स में क्या होता है कि कंपनी ने इश्यू तो किए थे 1000, लेकिन एप्लीकेशन आई 90 की। ठीक है, ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। वेयर द एप्लीकेशन रिसीव आर फॉर लेसर नंबर ऑफ डिबेंचर देन द नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। जितने के लिए सब्सक्रिप्शन भेजी थी, इश्यू किए थे, उससे कम की एप्लीकेशन अगर रिसीव होती है तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, सो इस टाइम पर क्या होगा कि जो कंपनी है वो अलॉटमेंट बना देगी टू ऑल एप्लीकेंट्स। जितने ने एप्लीकेशन भेजी थी उनको अलॉट कर दिए जाएंगे फुली। ठीक है, इन situation where the allotment is made to the all applicant, journal entry are passed through the number of debentures subscribed, कि भाई इतने के लिए हमने सब्सक्रिप्शन भेजी थी, उनके लिए ही जर्नल एंट्री कर दी जाएगी, जो बचे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम पर उनको इश्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा क्या करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा कौन सी एंट्री होंगी। इनके लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी इनको अप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो आपको। ओके, सो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को अदर देन कैश इशू करती है तो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है, क्योंकि ये टाइम आपका डू एंड डाई का है, अच्छे से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से सिलेबस को कर लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके लिए डाउट क्लियर सेक्शन रख लेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।